नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर हबीब पठान, आपका जीव विज्ञान एजुकेटर। टॉपिक हमारा चल रहा है आनुवंशिकता, और आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आनुवंशिक गुणसूत्रीय विकृतियां। इससे पहले हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था, गुणसूत्रों के प्रकार पढ़े थे। यहाँ हम गुणसूत्र के विकृतियों के बारे में बात करेंगे। गुणसूत्र की क्या विकृतियां हैं, किस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालती है, और ये किस प्रकार की होती है, अलिंग गुणसूत्र की है, लिंग गुणसूत्र की है, किस प्रकार की है। तो ये विकृतियों के बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार से विकृति आ सकती है। ये विकृतियां कई प्रकार की होती है। सिंपल सा सुने आप और सिंपल सा ध्यान रखें। जो भी मैं अभी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, यहाँ जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन अगर समझ में आती है तो आपको आगे का लेक्चर समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए आप इस इंफॉर्मेशन को जो अगले 2 मिनट में जो मैं आपको देने वाला हूँ, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझें। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं गुणसूत्रीय विकृतियों की, तो विकृतियाँ किसके कारण आएगी? नाम से पता चल रहा है, ये विकृतियाँ आएगी गुणसूत्रों के कारण। अब गुणसूत्रों में विकृतियां किस प्रकार आ सकती है? ये गुणसूत्रों में विकृतियां इनकी संख्या के अधिक या कम होने के कारण हो सकती है। संख्या ज्यादा भी हो सकती है और संख्या कम भी हो सकती है। तो ये इस प्रकार से हमारे शरीर में या किसी भी जीव में हमें विकृतियां देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है, हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, अलिंग गुणसूत्र तथा लिंग गुणसूत्र। अब ये विकृतियां किनसे संबंधित है? ये अलिंग गुणसूत्रों के कारण होती है या ये विकृतियां लिंग गुणसूत्रों के कारण होती है, ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो देखें, यहाँ सिंपल सा लिखा हुआ है, भ्रूणीय विकास के समय गुणसूत्रों की संख्या में किन्हीं कारणों से यदि कोई असामान्यता आ जाती है, यह असामान्यता लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्र दोनों में से किसी में भी आ सकती है। यह असामान्यता मानव में शरीर में संख्या में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, किसी भी तरह की संरचना में कोई भी प्रकार का उत्परिवर्तन कर सकती है, कोई भी परिवर्तन उसमें चेंज उसमें ला सकती है। तो यहाँ पर गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो आपने ऐसे लोगों को देखा होगा अपने आसपास जिनमें कोई ऐसा विकार है जो उनमें जन्मजात है। अभी गुणसूत्र विकृतियां जन्मजात होती है, ऐसा नहीं है बाद में होगी, क्योंकि ये पहले से है उस व्यक्ति में, उस बच्चे में। तो जब उस बच्चे का जन्म हुआ उससे पहले से उसके अंदर गुणसूत्रों की गड़बड़ी हो रखी है। तो जब गुणसूत्र उसमें संख्या कम हो रखी है या ज़्यादा हो रखी है, तो उस स्थिति के अंदर उसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंज आ सकता है, और ये चेंज उसके अंदर एबनॉर्मल होता है। देखो, एक वर्ड है उत्परिवर्तन, इसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे डिटेल के अंदर, परंतु यहाँ थोड़ी सी इसकी ज़रूरत थी तो मैं इसको बता देता हूँ क्या होता है। उत्परिवर्तन में क्या हो रहा है? उत्परिवर्तन आप ध्यान रखें, बिल्कुल सरल सा है। अचानक उत्पन्न होने वाले वे परिवर्तन जो वंशानुगत हो उत्परिवर्तन कहलाते हैं। फिर से सुने, अचानक उत्पन्न होने वाले वे परिवर्तन जो वंशानुगत हो उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो उत्परिवर्तन के कारण हमारे शरीर के अंदर जो चेंज आते हैं प्राणियों में, अब उत्परिवर्तन प्राणियों में भी हो सकता है और पादपों में भी हो सकता है। ये प्राणियों में भी होता है और पादपों में भी होता है। पादपों में होने वाले उत्परिवर्तन अच्छे होते हैं अधिकांशतः, हमेशा नहीं, लेकिन प्राणियों में पादपों में होने वाले उत्परिवर्तन अच्छे हो सकते हैं, परंतु प्राणियों में जो उत्परिवर्तन होते हैं वे हमेशा हानिकारक ही होते हैं। यहाँ पर जो उत्परिवर्तन होते हैं प्राणियों में वे हानिकारक होते हैं, इसीलिए प्राणियों में उत्परिवर्तन ना हो तो ही अच्छा है, उनमें किसी प्रकार कोई चेंज ना आए तो ही अच्छा है। तो यहाँ पर गुणसूत्र विकृतियाँ अगर आ रही है, किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो इस स्थिति के अंदर कोई ना कोई विकार, कोई गड़बड़, कोई संरचनात्मक परिवर्तन उस मानव के शरीर में, उस शिशु में आपको देखने को मिल जाएगा। और आपने अपने आसपास
इस तरह के लोगों को देखा होगा जिनमें इस प्रकार की विकृतियां पाई जाती है। तो बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, चलते हैं आगे। यहां पर देखें आप, ये है गुणसूत्र, ये हमारे कुल 23 जोड़े हैं, पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर कुल 23, 22 के बाद में यहाँ पर 23, ये मैं y यहाँ लिख देता हूँ, ये y में यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये कुल 23 जोड़े और 23 जोड़ों के अंदर 46 गुणसूत्र है। ये 23 जोड़े हैं और इन 23 जोड़ों के अंदर 46 गुणसूत्र। ये चित्र किसका है? चित्र जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने जो चित्र है, ये चित्र है पैरामीशियम का। ये चित्र यहाँ पर पैरामीशियम का है, जो हमारे आज काम आएगा। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीशियम। वैसे इस लेक्चर में ज़्यादा काम का नहीं है पैरामीशियम, क्योंकि यहाँ पर जो गुणसूत्र विकृतियाँ पढ़ रहे हैं हम, वो गुणसूत्रीय विकृतियाँ मानव में है, तो यहाँ पर हम इसको ज़्यादा नहीं लेंगे। बस ये यहाँ पर है, आप इसको ध्यान रखें, पैरामीशियम का एक चित्र है। चले चलते हैं हम हमारे गुणसूत्रों की ओर। ये देखें यहाँ पर जो गुणसूत्र दिख रहे हैं आपको, गुणसूत्र कुल 46 है, इनकी संख्या 46 है और टोटल 23 जोड़ों के अंदर है। किसी भी जोड़े में एक गुणसूत्र अगर अधिक हो जाता है या किसी भी जोड़े में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो उसके कारण गुणसूत्रीय विकृतियां आ सकती है। फिर से सुने, जैसे यहाँ पर मैंने कहा 18वां जोड़ा है, ये देखें बिल्कुल ये 18वां जोड़ा, 18वें जोड़े में एक गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा है, 18वें गुणसूत्र में एक जोड़ा ज़्यादा है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर गुणसूत्रीय विकृति की। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि जब इसके माता पिता में, जैसे एक संतान है, इसमें कुल 47 गुणसूत्र हैं, तो इसके माता या पिता में 23 प्लस 24 गुणसूत्र होंगे। उसमें 23 प्लस 24 गुणसूत्र, अगर 23 प्लस 23 होते तो इसके अंदर भी 46 गुणसूत्र होते, परंतु इसके जो माता पिता हैं, जो नर व मादा थे, उनमें गुणसूत्र की संख्या में चेंज आया। जब उनमें युग्मक जनन हुआ, युग्मक का विभाजन हुआ, तो युग्मक के विभाजन के समय उनके भी, जैसे एक 46 गुणसूत्र वाली कोशिका थी, ये एक 46 गुणसूत्र वाली कोशिका है, इससे जब इसका निर्माण हुआ तो जो 2 कोशिकाएं बनी थी, उसमें एक में 22 गुणसूत्र थे और एक में 24। तो ये 24 गुणसूत्र वाली कोशिका ने 23 के साथ संलयन किया और निर्माण हुआ एक 47 गुणसूत्र वाली कोशिका का। तो इस प्रकार यहाँ पर गुणसूत्र विकृति उत्पन्न हुई है। तो गुणसूत्र विकृतियाँ उत्पन्न होना एक सामान्य प्रक्रम तो नहीं है, लेकिन ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी कारण से ये हो सकती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, अब विकृतियों के कौन कौन सी विकृतियाँ हैं। एक चीज़ मैं और छोटा बताता चलूँ आपको साथ साथ, हमारे जो गुणसूत्र हैं, हमारे गुणसूत्र कितने हैं आपको आइडिया है हमारे गुणसूत्रों के बारे में? कुल 46 गुणसूत्र। तो यहाँ पर कुल 46 गुणसूत्र हमारे कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखें ध्यान से, हमारे कुल 46 गुणसूत्र हैं। 46 का अर्थ क्या है? 44 प्लस XX या XY, ठीक है। अगर नर है तो XY होगा और अगर मादा है तो XX होगा, ठीक है। तो हमारे कुल 46 गुणसूत्र हैं, इसमें से 44 गुणसूत्र, ये 44 गुणसूत्र हैं अलिंग गुणसूत्र, इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ये XX या फिर XY हमारे लिंग गुणसूत्र हैं। तो अब अगर विकार आ रहा है, कोई विकृति हो रही है, कोई गुणसूत्र नया जुड़ रहा है या कम हो रहा है अलिंग गुणसूत्र के साथ में, तब उसे कहेंगे अलिंग गुणसूत्रीय विकार। और अगर ये गुणसूत्र जो जुड़ रहा है या कम हो रहा है लिंग गुणसूत्र के साथ में, तो इसको कहेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकार। अब याद रखें, अलिंग गुणसूत्रीय विकार तथा लिंग गुणसूत्रीय विकार। अगर ये यहाँ पर 22 जोड़े तक, ये 22वां जोड़ा, यहाँ तक अगर कोई चेंज होता है किसी भी गुणसूत्र के साथ में, तो उसे कहेंगे अलिंग गुणसूत्रीय विकार। लेकिन इसमें लास्ट जोड़े के अंदर, आखिरी जोड़े में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसे कहेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकार। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अलिंग गुणसूत्रीय विकार क्या है और लिंग गुणसूत्रीय विकार क्या है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अलिंग गुणसूत्रीय विकार की। चलते हैं आगे, जहां देखते हैं पहला अलिंग गुणसूत्रीय विकार। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम।
इसे मंगोलिज्म या मंगोलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसका नाम है मंगोलियन डिसऑर्डर। मंगोलिज्म या मंगोलियन डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। मैं लिख देता हूं इसको, मंगोलियन विकार। उसका कारण, सबसे पहले तो आपको नाम और कारण इसका पता चलना चाहिए। कई सारी चीज़ें बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनका अगर आप नाम समझ जाएं तो उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं पड़ता। तो डाउन सिंड्रोम, एक लैंगन डाउन नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने लैंगन डाउन ने इसके बारे में, लैंगन डाउन ने सबसे पहले बताया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा है डाउन सिंड्रोम। लैंगन डाउन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम रखा है डाउन सिंड्रोम। ठीक है। दूसरी चीज, इसको मंगोलियन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसको मंगोलियन डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जिन बच्चों को ये डाउन सिंड्रोम है, उनका चेहरा मंगोल के लोगों जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इनको मंगोलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। देखें, एक फोटो आपके सामने, एक छोटा बच्चा जो आपके बिल्कुल सामने है, ये इसी रोग से ग्रसित है, इसी विकार से ग्रसित ये बच्चा आपके सामने यहाँ पर है। तो कई सारी इमेजेस इस तरह की आपको मिल जाती है, कई सारी इमेजेस मिल जाती है। कई सारे लोग आपने देखे होंगे, हो सकता है इस तरह का कोई बच्चा आपके पड़ोस में हो सकता है इस तरह का कोई व्यक्ति आपने कहीं देखा हो, या कोई बच्चा इस तरह का जो आपके साथ आपके स्कूल में पढ़ता हो। वैसे इन लोगों को आपके साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे थोड़े से बदमाश होते हैं, वो इनके साथ कुछ मजाक ज़्यादा करते हैं और ये परेशान हो जाते हैं। जनरली मैंने ऐसा देखा है। तो इसलिए इन लोगों के लिए अलग से स्कूल्स वगैरह होते हैं जहाँ इसी तरह की एजुकेशन देते हैं जिससे ये सीख पाए। तो उसका कारण क्या है कि ये हम लोगों से काफ़ी भिन्नता रखते हैं, हम लोगों से कुछ भिन्नता रखते हैं ये लोग। कैसे? इनके अंदर 47 गुणसूत्र पाया जाता है। 47 गुणसूत्र कैसे? इनके अंदर जो कंडीशन है 47 गुणसूत्र की, वो है 21+1। आपको याद रखनी है कंडीशन है 21+1, अर्थात जो 21वां जोड़ा है गुणसूत्र का, उसके साथ में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा यहां पर उपस्थित होता है, तो इसको कहते हैं 21+1 स्थिति, 21+1 कंडीशन, 21+1 कंडीशन। तो ये अलिंग गुणसूत्र 21वां कौन सा है? अलिंगी तो है। देखें फिर से, जो इमेज पीछे है, जो इमेज पीछे थी, ये देखें, ये आपके सामने 21वां। इस 21वें के साथ में अगर एक गुणसूत्र आ जाता है तो ये हो जाएगा मंगोलियन डिसऑर्डर। इसको कहेंगे डाउन सिंड्रोम, इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, साथ साथ बताना चलूंगा। यहां पर एक नाम आया है सिंड्रोम। क्या अर्थ है सिंड्रोम का? एक नाम यहां पर आपने देखा है सिंड्रोम, तो यहां सिंड्रोम का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग होता है सिंड्रोम का, आपको ये पता होना जरूरी है। तो सिंड्रोम और बीमारी, डिजीज, इंग्लिश में बीमारी, रोग को आप डिजीज कह रहे हो, और एक अलग से एक शब्द आ जाता है सिंड्रोम। इसका दोनों का अर्थ क्या है? सिंपल ध्यान से सुने। कोई एक रोग अगर है किसी को, तो उसको तो आप डिजीज कह रहे हो, रोग कह रहे हो, जो किसी एक अंग से संबंधित होता है, जो आपको जीवन में कभी भी हो सकता है। परंतु जब हम बात करते हैं सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम सामान्यतः अधिकांशतः जन्मजात होते हैं। दूसरा, ये ठीक नहीं होते। रोग ठीक हो जाता है लेकिन ये ठीक नहीं होते, इनका कोई उपचार संभव नहीं है। जैसे, और ये कई हमारे शरीर के कई भागों को, कई हिस्सों को, कई अंगों को प्रभावित करते हैं। जैसे एक नाम आपने सुना है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का नाम सभी ने सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जन्मजात तो नहीं होता, जीवन काल में कभी भी हो सकता है, परंतु फिर भी इसको सिंड्रोम कहते हैं क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा है, हमारे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है ये। तो इसीलिए अंग तो वैसे नहीं हो गए, हमारे इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन पूरा शरीर प्रभावित होता है इससे। तो सिंड्रोम और रोग, डिजीज के अंदर ये एक बड़ा अंतर है जो मैंने आपको बताया। चलें आगे चलते हैं हमारे इसी टॉपिक पर, डाउन सिंड्रोम पर। इसको ट्राइसोमी कहते हैं। अब ट्राइसोमी क्या है ये हम पढ़ेंगे। जैसे अगर आपके किसी गुणसूत्र के जोड़े के साथ में, ये गुणसूत्र का एक जोड़ा है, इसके साथ एक गुणसूत्र और आ गया,
तो इसको आप कह रहे हैं ट्राइसोमी, यानी 3 गुणसूत्र का अगर जोड़ा बन जाता है तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी। हिंदी में इसको कहते हैं एकाधी सूत्रता। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्राइसोमी और हिंदी में कहते हैं एकाधी सूत्रता। इसी प्रकार से अगर 2, जैसे मैंने यहां लिखा, ये एक जोड़ा था गुणसूत्र का, यहां एक गुणसूत्र का एक जोड़ा है, इसके साथ में एक गुणसूत्र का जोड़ा और एक गुणसूत्र और आ गया तो इसको कहेंगे ट्राइसोमी। इसी प्रकार से अगर एक जोड़े के साथ में एक पूरा ही जोड़ा आ जाता है, गुणसूत्र 2 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं टेट्रासोमी, द्विअधी सूत्रता। तो यहां पर एकाधी सूत्रता, द्विअधी सूत्रता, ये फिर किसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में जिसमें हम ये सभी को देखेंगे। लेकिन आप यहां पर ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल सा, यहां पर डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। डाउन सिंड्रोम के अंदर 21वें गुणसूत्र के साथ में एक नया गुणसूत्र उपस्थित होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है जो अभी पीछे डिस्कस किया था। जैसे मान लें कि एक नर है जिसमें युग्मक जनन हुआ और युग्मक जनन के बाद में कुल जो एक कोशिका के अंदर, युग्मक के अंदर जो गुणसूत्र थे वो 23 थे, परंतु जो मादा है उसमें कुल 24 गुणसूत्र उपस्थित थे। तो यहाँ पर 23 और 23 46 होते हैं, परंतु यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर इनमें 47 गुणसूत्र उपस्थित है। इसमें 47 गुणसूत्र उपस्थित है। तो 47 गुणसूत्र उपस्थित है और कौन सा बढ़ा है? 47 तो है, लेकिन बढ़ा कौन सा है? जो बढ़ा है उसको हम कह रहे हैं 21+1 स्थिति। और 21+1 वाली स्थिति के अंदर फिक्स है लक्षण। जिस भी बच्चे में, जिस भी व्यक्ति में 21वें गुणसूत्र के साथ में एक नया गुणसूत्र आएगा, उसमें ये जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो फिक्स हैं। यही लक्षण दिखाई देंगे वहां पर। और वो लक्षण क्या है? जैसे ये बच्चे, वैसे तो जन्मजात है, ये जन्म से ही इनमें शारीरिक विकृति आपको मिलेगी। जैसे इनका कपाल चौड़ा होता है। कपाल किसे कहते हैं? कपाल ये हमारा सिर, माथा जिसको कहते हैं, खोपड़ी, ये भाग। तो ये जो हमारा खोपड़ी है, जो हमारा माथा है जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारा कपाल कहलाता है। और कपाल चौड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा ऊपर से यहाँ से आपको दिखेगा। जैसे इस बच्चे में देखें आप, थोड़ा सा जो है चौड़ा ज़्यादा है। इसके मुख के कंपेयर में देखें आप, जैसे इसका मुख है यहाँ पर, तो इसके मुख के कंपेयर में आप देखें तो आपको पता चलेगा इसका सिर कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है। तो ये इसका एक लक्षण है। दूसरा, इनकी गर्दन छोटी, देखें गर्दन कहाँ है, इसकी गर्दन दिख ही नहीं रही है। तो इसकी गर्दन छोटी होती है। इस चित्र में देखें आप, इस फोटो में, चित्र तो नहीं है, ये एक पिक्चर है। तो इस पिक्चर में आप देखें, इस पिक्चर में इस बच्चे की गर्दन नहीं है, गर्दन छोटी होती है, ठीक है। उसके अलावा इनके हाथ कुछ चपटे होते हैं। वैसे इसने पूरी आस्तीन का टी शर्ट पहन रखा है, लेकिन हमें दिखाई देता इनके हाथ चपटे होते हैं। साथ ही इनका मुख, ये देखें, इसका मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। जब ये नॉर्मल बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उस स्थिति में इनका मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। तो ये सिंपल सी स्थिति है इनकी। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, जैसे इनका निचला होठ लटका हुआ रहता है। तो मुख खुला होने का कारण क्या है? इनका निचला होठ लटका रहता है और जीभ कुछ बाहर निकली रहती है। तो ये कुछ इनके लक्षण हैं। सिंपल सा देखें आप फिर से एक बार इनके लक्षणों को, जो मैंने यहाँ इस फोटो में आपको इंडिकेट किए, इस फोटो में आपको दिखाए हैं। ये बच्चे जिनका माथा, जिनका सिर, जिनका कपाल कुछ चौड़ा होता है, देखें इसके चेहरे के कंपेयर में, चेहरे की तुलना में सिर चौड़ा है। इसका मुख आंशिक रूप से खुला है, निचला होठ लटका हुआ है, जीभ कुछ बाहर है। इसकी गर्दन देखें आप, जहां मैंने इंडिकेट किया है, ये गर्दन आपको नहीं दिखाई दे रही, इनकी गर्दन छोटी होती है, इसकी लंबाई कम होती है। इसे ट्राइसोमी, ये किसके कारण हो रहा है? ये ट्राइसोमी के कारण है, ये एकाधी सूत्रता के कारण है। और ये एक अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। अलिंग गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी ऑटोसोमल असामान्यता लिखा है। यहाँ पर ये ऑटोसोमल असामान्यता है, ये एक अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। तो आप सिंपल सा इसको याद रखें, इसको समझें किस प्रकार से ये हो रही है और किस स्थिति में होगी, क्या हुआ था। अब इसमें, इस विकार में इस बच्चे का कोई रोल नहीं है। जिस व्यक्ति को ये है उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उसके कारण ये उसने अर्जित किया है, क्योंकि ये उसको उसके माता पिता से मिला है।
और इसमें उसके माता पिता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप होता है, लेकिन सामान्य प्रोसेस नहीं है। नेचुरल है लेकिन नॉर्मल नहीं है, ठीक है। दो वर्ड मैंने कहे हैं, ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक प्रोसेस है, लेकिन ये सामान्य प्रोसेस नहीं है। ये बहुत रेयर है, बहुत कम होता है, कई लाख में, कई हजार में किसी एक व्यक्ति में देखने को मिलता है। चलते हैं हम अपने अगले रोग की ओर। एडवर्ड सिंड्रोम। यहां हम बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम की। तो यहां पर हम बात करेंगे एडवर्ड सिंड्रोम की। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम 18+1 स्थिति है। एडवर्ड सिंड्रोम एक स्थिति है जिसमें 18+1 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर 18वें जोड़े के साथ में एक नया गुणसूत्र उपस्थित होगा। यदि आपके 18वें जोड़े के साथ में गुणसूत्र उपस्थित होता है तो इसे कहा जाता है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा यही लिखा हुआ है, 18+1 स्थिति है, 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने पर ही सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम का तात्पर्य क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर सिंड्रोम जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर जो शब्द उपयोग में लिया है सिंड्रोम, इसका क्या अर्थ है ये मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। और आप ध्यान रखें सिंड्रोम कहते किसे हैं। उसके बाद में जिन व्यक्तियों को एडवर्ड सिंड्रोम है, जो इससे ग्रसित व्यक्ति है, उनमें भ्रूणीय विकास धीमा हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में भ्रूणीय विकास धीमा हो जाएगा, उनमें भ्रूण का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। जैसे हम बात करते हैं भ्रूण के विकास की, तो मानव के अंदर भ्रूणीय विकास का जो समय है वह है 9.5 माह, 9.5 महीने। तो मनुष्य में, मानव में भ्रूणीय विकास का जो टाइम पीरियड है, जो समय काल है, जो गर्भावस्था का काल है, वो है 9.5 माह का, 9.5 महीने का। तो 9.5 महीने लगभग लगते हैं, 9 महीने और कुछ 15 दिन के आसपास का समय, और 9 से 9.5 महीने के बीच में ये टाइम पीरियड रहता है। तो उसमें डेवलपमेंट फिक्स है, कितना विकास होगा ये फिक्स है कि 15 दिन बाद में इतना विकास हुआ है, 1 महीने बाद में इतना विकास हुआ है, 1.5 महीने बाद में कितना विकास हुआ है, 2 महीने बाद कितना हुआ है, 3 महीने बाद कितना हुआ है। तो ये सारा कुछ बिल्कुल फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो विकास हो रहा है किसी भी जीव के अंदर, किसी भी बच्चे में, जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो विकास हो रहा है वो फिक्स है। लेकिन अगर एडवर्ड सिंड्रोम है तो उस कंडीशन के अंदर उसका विकास डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा। जितना विकास होना चाहिए था 3 महीने में, वो 3 महीने में नहीं हुआ, वो चला गया 4 महीने तक। जितना 4 महीने में हो जाना चाहिए था वो चला गया 5 महीने तक। जितना 9 महीने में हो जाना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ है, वो विकास अभी यहाँ पर नहीं हुआ है, उसको अब टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो फिर इन बच्चों में कुछ ना कुछ कोई अंग ऐसा होता है जिसकी विकृति रह जाती है, जिसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, पूरा विकास नहीं हो पाता। जैसे उनमें कई चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया है, इस चित्र में देखें आप, पहला गुणसूत्र है, दूसरा है, जोड़ा, ये अलग अलग जोड़े हैं, कुल 23 जोड़े हैं। 23 जोड़ों के अंदर यहाँ पर 24 जोड़े हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये यहाँ पर एक लाइन, टेढ़ी लाइन यहाँ मैं कर सकता हूँ, तिरछी रेखा अथवा, ठीक है, ये ऐसा ही इसके अंदर है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइन आपको मिल रही है, ये लाइन यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जो रेखा यहाँ पर मैंने खींची है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार ये दोनों में से कोई एक यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बात की हमने एडवर्ड सिंड्रोम की। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर आप सिंपल सा ध्यान रखें आप इसके अंदर कि एडवर्ड सिंड्रोम जो है, एडवर्ड सिंड्रोम में 18+1 स्थिति होती है। 18वें गुणसूत्र के साथ में एक गुणसूत्र और उपस्थित यहाँ पर होता है। तो इस स्थिति के अंदर उनमें ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग भवन, जो वर्ड हम यहाँ यूज करेंगे वो वर्ड है अंग भवन, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस ये लेट हो जाएगा, अंग भवन उनमें लेट हो जाएगा, जितना होना चाहिए नहीं होगा। और उनमें फिर अगर हम बात करें, जैसे जो अंगुलियां हैं वो कुछ एक के ऊपर एक इस तरह से चढ़ी हुई होती है, या फिर उनका होठ कुछ मान ले कटा हुआ है,
तो ये कुछ ऐसा उनमें मिल सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जिनमें ये है उसका कारण यही हो सकता है, लेकिन ये उनमें मिल सकते हैं। चलेंगे हम अपने अगली स्लाइड की ओर। नेक्स्ट, ये है आपके क्राय-डू-चैट सिंड्रोम। क्राय-डू-चैट सिंड्रोम में क्या है, तो यहाँ पर जो आपका 5वां जोड़ा है गुणसूत्र का, उसमें जो गुणसूत्र है उसकी एक की भुजा छोटी होती है। ये जो गुणसूत्र है यहाँ पर 5वां, ये पहला है, नंबर काफ़ी छोटे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर ये 5वां। तो 5वें गुणसूत्र की एक भुजा जो साथ में है, 5वां जोड़ा जो है उसकी एक भुजा छोटी होती है, ठीक है। तो इस स्थिति में 5वें जोड़े की गुणसूत्र की एक भुजा छोटी होगी, उसका विलोपन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, ये विलोपन इनका हो चुका है। तो ये बच्चे बिल्ली के समान रोते हैं, बच्चे बिल्ली के समान रोते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है क्राय-डू-चैट सिंड्रोम। इसे क्राय-डू-चैट सिंड्रोम कहते हैं। तो सिंपल सी कंडीशन है, सिंपल सी स्थिति है। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ छोटे टॉपिक्स की, जैसे एक नया टॉपिक जो हम साथ ले रहे हैं आज। यहाँ पर हम बात करेंगे लिंग गुणसूत्रों की, लिंग गुणसूत्रीय विकार। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकार की। तो लिंग गुणसूत्रीय विकार में 3 विकार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी बात हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर लिंग गुणसूत्रीय विकार के अंदर सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपको याद रखना है, बहुत इजी है, याद रखना है इसको। सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम है, और दूसरा है आपका यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और तीसरा है, थर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा जैकब सिंड्रोम। जैकब के अंदर एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, जैकब डिजीज भी है और जैकब सिंड्रोम भी है। यहाँ हमारे सिलेबस में जो है वो जैकब सिंड्रोम है। हम यहाँ पर जैकब सिंड्रोम की बात करेंगे, जैकब डिजीज की बात नहीं करेंगे। जैकब का रोग अलग है, जैकब का रोग अलग है, जैकब का सिंड्रोम अलग है। तो यहाँ पर ये 3 सिंड्रोम की हम बात करेंगे। क्या होता है इसके अंदर, देखें ध्यान से। इन तीनों की बात आज इस लेक्चर में करेंगे, और इसके साथ ही आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम मादा में होता है, ये मादा में होने वाला विकार है। दूसरा, इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, 45 गुणसूत्र। मादा में कुल 45 गुणसूत्र होंगे। कैसे? 44 प्लस XO। मैंने पहले भी कहा था, O का मतलब होता है 0। मैंने किसी और लेक्चर में बताया था, बायोलॉजी में जब हम O लिखते हैं इसका मतलब होता है 0। तो यहाँ पर 44 प्लस XO, तो गुणसूत्र कितने हो गए? टोटल हो गए यहाँ पर 45 गुणसूत्र। तो यहाँ पर 44 और X, कुल 45 गुणसूत्र यहाँ पर उपस्थित है। तो टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में होता है, मादा में होता है, 45 गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस XO स्थिति इनमें पाई जाती है। और इसके लक्षण क्या है? ये मादाएं लक्षणों की जब हम बात करेंगे तो इनमें बंदे हो सकते हैं। मैं लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको इनके लक्षण। ये मादाएं बंदी होगी, बंदी हो सकती है। इनमें स्तन अल्प विकसित होते हैं, और नर के कुछ लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर मादाएं जिनमें स्तन अल्प विकसित होंगे, इनमें ये बंदी हो सकती है, ठीक है। तो ये टर्नर सिंड्रोम के कुछ लक्षण हैं। दूसरा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर थोड़ी सी स्थिति अलग है। यहाँ पर कुल 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर 47 गुणसूत्र मिलते हैं। ये 47 गुणसूत्र यहाँ किस प्रकार मिलेंगे? और ये होगा नर में, ये नर में होता है।
तो ये नर में होने वाला विकार है, नर में पाए जाने वाला विकार है। इसमें स्थिति होती है 44 प्लस XXY। यहां पर स्थिति होती है 44 प्लस XXY। तो ये स्थिति में कुल गुणसूत्र आपको मिल जाएंगे 47। तो इस प्रकार से 44 प्लस XXY स्थिति के अंदर कुल 47 गुणसूत्र आपको प्राप्त हो रहे हैं। और ये नर जिनमें एक एक्स ज्यादा, देखें जब एक मादा में एक एक्स कम था या ऊपर वाली स्थिति में, तो एक एक्स कम होने के कारण उसमें मादा के लक्षण पूर्णतः विकसित नहीं हो रहे थे। तो यहाँ अगर किसी नर में एक एक्स ज़्यादा होता है तो उसमें मादा के लक्षण विकसित हो जाएंगे, जैसे स्तनों का विकास। तो ऐसे नर में स्तनों का विकास हो सकता है, ऐसे नर बंदी हो सकते हैं, और साथ में इनमें वृषण का विकास भी अल्प विकसित हो सकता है। तो ये कुछ इसके लक्षण हैं। हाँ, लेकिन एक छोटी सी और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्लाइनफेल्टर के अंदर कुछ कंडीशंस और भी मिल सकती है। 47 से ज़्यादा गुणसूत्र की कंडीशन भी मिल सकती है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 44 प्लस, एक कंडीशन तो ये है XXY, एक है 44 प्लस XXYY, 44 प्लस XXXYY, 44 प्लस XXXXY। तो यहाँ पर कुल गुणसूत्र हो जाएंगे 47, यहाँ 44 के बाद में 45, 46, 47, 48, यहाँ पर 44 के बाद में 45, 46, 47, 48 और 49। 49 की स्थिति मिल जाएगी। इसमें एक स्थिति ये भी मिल सकती है, ये स्थिति। तो यहाँ पर भी ये 48 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 49, और 49 में एक स्थिति और मिल सकती है 44 प्लस XXXYY। तो ये भी कुल 49। तो ये सारी स्थितियां मिल सकती हैं, इनमें से कुछ भी आपको मिल सकता है। देखिए ध्यान से, कंडीशन क्या है। वैसे नॉर्मली अगर किसी में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है नर में, तो उसमें 47 गुणसूत्र होंगे XXY, एक एक्स ज्यादा होगा, ठीक है। परंतु इनमें ये दूसरी स्थितियां भी हो सकती है जो यहां पर मैंने दिखाई है, जिसमें 48 गुणसूत्र की दो स्थितियां हैं, दो स्थितियां यहां पर 49 गुणसूत्रों की है। तो 48 गुणसूत्रों की भी स्थिति है, 49 गुणसूत्रों की भी यहां पर स्थिति मिल सकती है। तीसरा और अंतिम है जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम थोड़ा सा अलग है। बात करते हैं जैकब सिंड्रोम की। क्या है जैकब सिंड्रोम? जैकब सिंड्रोम नर में होगा, इसमें भी 47 गुणसूत्र होंगे। तो ये नर में होने वाला रोग है, सिंड्रोम है, नर में पाया जाने वाला सिंड्रोम है, और इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, स्थिति क्या हो जाएगी इसमें? यहां पर कुल गुणसूत्र होंगे, ध्यान से देखें, बड़ी अजीब स्थिति है। 44 प्लस XYY, यहां पर एक Y ज्यादा है, यहां पर एक Y ज्यादा है। अब अगर किसी में एक Y एक्स्ट्रा है तो क्या होगा? क्या उसमें नर के लक्षण ज्यादा होंगे? हाँ बिल्कुल, अगर किसी में एक Y ज्यादा है तो उसके अंदर नर के लक्षण ज्यादा होंगे। कैसे होंगे नर के लक्षण ज्यादा? ये जो Y है यहाँ पर, इस Y के कारण, जैसे नर का लक्षण क्या है? नर का लक्षण है एग्रेसिवनेस, उग्रता। जो मेल होते हैं, जो नर होते हैं, वो कुछ उग्र होते हैं, गुस्सैल होते हैं, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है। वैसे महिलाओं को भी आता है तेज ज्यादा, लेकिन नर को भी गुस्सा आता है, थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, ज्यादा जल्दी उग्र हो जाते हैं। तो ऐसे जो नर है जिनमें एक Y एक्स्ट्रा है, ये कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होंगे, ज्यादा ही उग्र होंगे, और इसी कारण ये ज्यादा लड़ाई झगड़ा उत्पात ऐसी चीजें ज्यादा करते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है क्रिमिनल सिंड्रोम। इसका एक नाम और है, इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। क्रिमिनल सिंड्रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जिनमें ये 44 प्लस XYY स्थिति है, ये बड़े होकर क्राइम करने की कंडीशन में हो सकते हैं, क्रिमिनल बन सकते हैं। उसका कारण ये इनको गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा भी आ रहा है, जल्दी भी आ रहा है, और उस कंडीशन में फिर हो सकता है ये लड़ाई झगड़े
किसी का कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें ये इन्वॉल्व हो जाए, शामिल हो जाए, तो इसलिए इसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी क्रिमिनल हैं इस दुनिया में उन सब के अंदर ये, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इनके क्रिमिनल बनने के चांसेस बाकी सामान्य लोगों से कुछ ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार हमने बात की यहाँ पर लिंग गुणसूत्रीय विकार की। तो इस लेक्चर में हमने अलिंग गुणसूत्रीय विकार तथा लिंग गुणसूत्रीय विकार दोनों को डिस्कस किया है, दोनों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं रिपीट यहीं से स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये स्लाइड गायब हो जाएगी, फिर से दिखेगी नहीं, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लिंग गुणसूत्रीय विकार की। लिंग गुणसूत्रीय विकार और अलिंग गुणसूत्रीय विकार होते क्या हैं? हमारे जो गुणसूत्र हैं शरीर के अंदर, जिसमें 44 प्लस XX या फिर XY, ठीक है, मादा है तो XX और नर है तो XY। तो अगर इन 44 गुणसूत्रों में से अगर किसी में कोई विकार है, किसी में संख्या ज़्यादा हो रही है या संख्या कम हो रही है, तो उसको कहेंगे अलिंग गुणसूत्रीय विकार। इसी प्रकार से इनके अंदर जो लिंग गुणसूत्र हैं, इनमें अगर किसी गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसे कहेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकार। फिर से देखें यहाँ पर लिंग गुणसूत्रीय विकार कौन कौन से, 3 लिंग गुणसूत्रीय विकार यहाँ पर हमारे सामने हैं जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया। सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो मादा में पाया जाता है, इसके अंदर 44 प्लस XO स्थिति होती है। तो मादा में पाया जाता है, 44 प्लस XO स्थिति यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। इनमें कुल 45 गुणसूत्र होते हैं, एक X कम होता है जिसके कारण इनके स्तन अल्प विकसित होते हैं और ये बंध्य हो सकती है। दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर नर में होता है, एक X ज़्यादा होता है, 47 गुणसूत्र होते हैं, तो 44 प्लस XXY स्थिति होती है। एक X ज़्यादा होने से इनमें मादा के लक्षण जैसे स्तनों का विकास, अल्प विकसित वृषण तथा बंध्यता, ये सभी लक्षण इनके अंदर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इनमें और भी स्थितियाँ हो सकती है जैसे मैंने बताया है, 44 प्लस XSYY, 44 प्लस XXXY, 44 प्लस XXXXY, 44 प्लस XXXYY। तो ये 48 गुणसूत्र भी हो सकते हैं, 49 गुणसूत्र भी हो सकते हैं। लेकिन जो कंपेयर है आप Y और X का, उसमें X का नंबर ज़्यादा है। वैसे 48 में एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी X का नंबर ज़्यादा है। X की संख्या ज़्यादा होने पर उनमें मादा के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। लास्ट हमने पढ़ा जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम के अंदर हमने देखा जैकब सिंड्रोम जिनमें 44 प्लस XYY स्थिति है, एक Y एक्स्ट्रा होने के कारण, एक Y ज़्यादा होने के कारण इनके अंदर उग्रता ज़्यादा होती है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा होता है और ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। चले आगे हम बात करते हैं पीछे, अब अपनी पिछली स्लाइड पर। क्राइडुचेक सिंड्रोम का मैंने बताया आपको, जिसमें 5वें गुणसूत्र की, 5वां जोड़ा है उसकी एक भुजा छोटी है, जिसे कहते हैं जिसके कारण क्राइडुचेक सिंड्रोम होता है। इससे पहले हमने बात की थी एडवर्ड सिंड्रोम की। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर हमने देखा यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर सिंपल सी कंडीशन 18 प्लस 1 स्थिति है। यहाँ पर 18 प्लस 1 स्थिति का मतलब है 18वें गुणसूत्र के साथ एक गुणसूत्र उपस्थित होता है। और उससे पहले हमने देखा डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम दोनों ही, ध्यान से देखें, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम तथा एडवर्ड सिंड्रोम दोनों ही ट्राइसोमी के उदाहरण हैं। ये आपको याद रखना है, दोनों ही ट्राइसोमी के उदाहरण हैं, जिसको आप कह सकते हैं एकाधी सूत्रता, जिसको आप हिंदी में एकाधी सूत्रता भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया है सिंपल सा एक टॉपिक। जो टॉपिक था हमारे गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार में 2 प्रकार के गुणसूत्रीय विकार देखे, अलिंग गुणसूत्रीय विकार तथा लिंग गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, तो यहाँ पर अलिंग गुणसूत्रीय विकार को इंग्लिश में हमने लिखा है ऑटोसोमल असामान्यता। इसको हमने इंग्लिश में ऑटोसोमल असामान्यता लिखा है। इसी प्रकार से जो हमारे लिंग गुणसूत्रीय विकार है, उन लिंग गुणसूत्रीय विकार को हम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सिंड्रोम कह सकते हैं। ठीक है, तो सेक्स लिंग सिंड्रोम आप कह सकते हैं क्योंकि वो लिंग गुणसूत्रों के साथ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये समझ पाना ज़रूरी है कि गुणसूत्र क्या है।
गुणसूत्र किस प्रकार से होते हैं, इसमें अरेंजमेंट इनका कैसा, हमारे शरीर में उपस्थित किस प्रकार से, इनका जोड़े में उपस्थित है ये जोड़े में है। 23 जोड़े हैं कुल। जो 23वां आखिरी जोड़ा है, जो 23वां आखिरी जोड़ा है उसमें एक X होता है और दूसरा Y, अगर नर है तो, और मादा है तो दोनों ही XX होंगे। तो इस प्रकार कुल 46 गुणसूत्र यहाँ पर उपस्थित है। तो सिंपल सी स्थिति है, सिंपल सी कंडीशन है जिसके अंदर हमने बात की है लिंग गुणसूत्रों की तथा अलिंग गुणसूत्रों की। तो इसी के साथ हम आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त करते हैं, जिसमें फिर से देख लें डाउन सिंड्रोम, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, इन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी सिंड्रोम, फिर से नाम देख लें, डाउन सिंड्रोम जिसको मंगोलियन डिसऑर्डर कहा था, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, ये तीनों ही अलिंग गुणसूत्रीय विकार थे। इसके बाद में 3 हमने और पढ़े जो लिंग गुणसूत्रीय विकार थे। सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा जैकब सिंड्रोम जिसको क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सिंड्रोम समझ में आए होंगे, या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कंफर्म एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। थैंक यू।